जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स 2019 के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है पॉलिटी से रिलेटेड वो देखने वाले हैं। पूरे साल भर के जो करंट अफेयर्स है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, मतलब 2018 से लेकर 2019 तक के। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं बाकी के जो पार्ट्स है वो भी जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तो मैं बाकी के जो पार्ट्स है फटाफट लेकर आऊँगा। ये एक डेमो लेक्चर आप समझ सकते हो, इसको जिस तरीके का रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से जो बाकी के पार्ट्स है आपके सामने आ जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो आपके सामने ला पाऊँ, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपके सामने लाऊंगा, जिससे कि जो करंट अफेयर्स है ये भी आप नहीं भूलोगे। उसी तरीके से जिस तरीके से इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत जो सीरीज़ है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। आप मुझे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब पहला आता है कि ट्रिपल तलाक बिल, ये जो पास हुआ है लोकसभा में उससे रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये डिक्लेयर करता है ट्रिपल तलाक, मतलब 3 बार तलाक 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 बोलना। किसी भी जो हस्बैंड है उसने अगर उसकी वाइफ को बोला है, और किसी भी फॉर्म में, वो रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, तो ये इलीगल रहेगा। मतलब कि ये एक कॉग्निजिबल ऑफेंस रहेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी हस्बैंड उसकी वाइफ को 3 बार तलाक कहता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। और ये बिल कहता है कि ये जो ऑफेंस है कॉग्निजिबल रहेगा सिर्फ तभी जब जो वुमेन है, जो मैरिड वुमेन है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी इस ऑफेंस से रिलेटेड, या फिर जो क्लोज रिलेटिव है वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वुमेन की कोई फ्रेंड है और वो आकर जो कोर्ट है वहाँ पर बोल रही है कि जो मेरी फ्रेंड है उसके साथ इस तरीके का हुआ है, तो आप उसके जो हस्बैंड है उससे आप गिरफ्तार कर लीजिए, उन्हें सज़ा दीजिए। तो इस तरीके से नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ओनली मैरिड वुमेन वही सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकती है, तो वो भी गलत रहेगा। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मैरिड वुमेन एंड हर रिलेटिव्स, तो यहाँ पर क्लोज शब्द भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रिलेटिव्स नहीं, क्लोज रिलेटिव्स। और क्या इसमें बेल का प्रावधान है? तो जी हाँ, मैजिस्ट्रेट जो है वो बेल भी ग्रांट कर सकते हैं अक्यूज को, लेकिन वुमेन को सुनने के बाद ही। तो अगर इस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से स्टेटमेंट आता है कि इसमें बेल का प्रावधान नहीं है, तो वो स्टेटमेंट गलत रहेगा, बेल का प्रावधान है। और ये जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेड भी किया जा सकता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा, लेकिन वुमेन से रिक्वेस्ट करने के बाद। और जब हस्बैंड कहाँ रहेगा, जेल में रहेगा, तो उस वक्त जो महिला है या फिर जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण किस तरीके से होगा, तो हस्बैंड को यहाँ पर अलाउंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी डिपेंडेंट्स हैं उन्हें। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये है कि ये एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है जहाँ पर हस्बैंड को जेल हो सकती है, जैसे कि हमने पिछले फोटो में देखा था। और दूसरा ये है कि बेल जो है उसका भी प्रावधान है, लेकिन जो वाइफ है उसने कहना चाहिए कि उसे बेल देना है, तो उसे सुनने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो बेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो पैसा है वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा वाइफ को, और जो डिपेंडेंट्स है मतलब जो बच्चे हैं उन्हें। नेक्स्ट आता है सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। इसे स्क्वैश कर दिया गया है, इसे खत्म कर दिया गया है। अब ये क्या है? तो ये कहता है कि whosoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or conveyance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape is guilty of the offence of adultery and shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend to 5 years or with fine or with both. In such a case, the woman shall not be punishable as an abettor. तो यहाँ पर ये समझने में थोड़ा मुश्किल जा रहा है, मैं आपको आसान भाषा में एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब यहाँ पर ये है हस्बैंड और ये है वाइफ और ये है एक अनदर मैन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस आदमी को, इस मैन को पता है कि ये जो महिला है ये इसके साथ शादीशुदा है, लेकिन फिर भी अगर ये महिला और ये हस्बैंड एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, और इस आदमी को मतलब हस्बैंड को अगर पता चलता है ये चीज़, तो इस इंसान के अगेंस्ट में, इस मैन के अगेंस्ट में वो केस कर सकते हैं और ये अडल्ट्री का केस कहलाएगा और इस इंसान को जेल होगी।
5 सालों तक की, या फिर फाइन होगा या फिर दोनों होंगे। लेकिन इस केस में ये जो महिला है इसे कुछ भी नहीं होगा, इसे कोई सज़ा नहीं होगी। और अगर ये जो हस्बैंड है ये अगर किसी और महिला के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है और इस महिला को पता चलता है कि मेरा हस्बैंड इस तरीके से कर रहा है, तो ये हस्बैंड के खिलाफ या फिर उस लड़की के खिलाफ केस नहीं कर सकती है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इनइक्वालिटी आ रही थी। इसीलिए ये जो सेक्शन 497 है, मतलब अडल्ट्री है, इसे स्क्वैश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब इस तरीके से नहीं हो सकता है। सेक्शन 377 जो आईपीसी का, उसे भी स्क्वैश कर दिया गया। ये क्या करता है, तो होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करता है। मतलब 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब, उन्होंने जो सेक्सुअल कंडक्ट होता है सेम सेक्स के 2 अडल्ट के बीच में, उसे यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया है और डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। मतलब यहाँ पर अगर इस तरीके कुछ होता है तो ये अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मतलब सेक्शन 377 जो है अब वो पूरी तरीके से हट चुका है। लेकिन यहाँ पर जो अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट होते हैं वहाँ पर ये अप्लाई होगा। जैसे कि जो बेस्टिलिटी होती है, बेस्टिलिटी मतलब क्या है, जो मैन होता है अगर वो किसी एनिमल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ये जो है ये सेक्शन 377 उस पर अप्लाई होगा। लेकिन अगर 2 मर्द है, अगर उनके बीच में कोई सेक्सुअल कांटेक्ट होता है लेकिन सहमति के साथ और दोनों अडल्ट होने चाहिए, तो ये सेक्शन 377 लागू नहीं होगा। और 2 अगर वुमेन है, उनके बीच में होता है, दोनों अडल्ट है और दोनों के सहमति के साथ होता है, फिर भी ये सेक्शन 307 लागू नहीं होगा। और LGBTQ कम्युनिटी अगर हम देखते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हैं और फुल एंड इक्वल सिटीजनशिप, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके, वो भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अब जो सेडिशन है, मतलब सेक्शन 124A, ये भी हमें पता रहना चाहिए। इसमें क्या होता है, कंडक्ट और स्पीच इंसाइटिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और मोनार्च, मतलब स्टेट के अगेंस्ट में, जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी हेट क्रिएट करने की कोशिश करता है उसके स्पीच के ज़रिए किसी भी तरीके से, मतलब रिटन फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स में हो सकता है, साइन से हो सकता है, तो ये जो है ये ऑफेंस माना जाएगा। मतलब whoever बाय वर्ड्स के ज़रिए हो सकता है, आइदर स्पोकन और रिटन, मतलब बोलकर या फिर लिख कर, या फिर किसी साइन के ज़रिए हो सकता है, कोई साइन कर रहा है हेट स्पीच, और विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। और कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हेट्रेड फैला रही हो, तो उसे इम्प्रिजनमेंट होगी फॉर लाइफ, मतलब आजीवन कारावास। अब आजीवन कारावास कितने सालों का होता है, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितने साल का होता है, कौन कौन सी चीज़ें उस पर लागू होती है, वो सारी चीज़ें मैंने एकदम डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू आपको वहाँ पर समझाई है। अब ये जो कोई भी पर्सन है, ये सेडिशन के इसमें चार्ज किया जा सकता है सिर्फ तभी जब वायलेंस हो उसकी स्पीच में या फिर रिटर्न, जो भी चीज़ें हैं उसमें वायलेंस हो जो कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेक्शन 124A ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है सेडिशन से। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है 2019 का, उसमें कहा गया है कि इसे हटाया जाएगा, तो इसीलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है प्राइवेट मेंबर बिल। अब प्राइवेट मेंबर बिल जो है ये अभी अगर आप देखोगे तो एक ये है कि जो एसेट्स है, जो भी MP होते हैं उनके जो एसेट है उन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए उनका टेन्योर खत्म होने के बाद। मतलब यहाँ पर मोदी जी है, तो अभी तक क्या है कि जब कोई इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसे अपने एसेट जो है बताने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, एक नया बिल यहाँ पर लाया जाएगा प्राइवेट मेंबर के द्वारा, जिससे कि जो एंड है, मतलब यहाँ पर उनका टेन्योर जो अभी 2019 में ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद भी उन्हें अपनी एसेट जो है बतानी पड़ेगी, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि एक MP जब वो एंटर कर रहा है, जब वो MP बनने जा रहा है तो उसके पास कितनी एसेट है, और जब वो बाहर निकल रहा है तो उसके पास कितनी एसेट है। मतलब इन 5 सालों में उसने कितनी एसेट बना ली है उसकी जानकारी हमें मिल सकती है। तो अब यहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है ये समझना ज़रूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर देखिए, मोदी जी जो है अभी एट प्रेजेंट क्या है, अभी एट प्रेजेंट मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री है। और अगर हम राहुल गांधी देखते हैं तो राहुल गांधी जी अभी MP तो है ही, लेकिन अभी कोई मिनिस्टर नहीं है। अब मोदी जी MP भी है और मिनिस्टर भी है, मतलब ये गवर्नमेंट में है अभी, लेकिन ये जो राहुल गांधी जी है ये गवर्नमेंट में नहीं है, ये सिर्फ MP है। तो अगर मोदी जी कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कहलाएगा गवर्नमेंट बिल, क्योंकि ये मिनिस्टर है। और वही अगर राहुल गांधी जी जो है वो अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कहलाएगा प्राइवेट मेंबर बिल, ये गवर्नमेंट बिल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे।
और अगर मोदी जी यहाँ पर कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं और वो बिल जो है वो पास होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के पास बहुमत है, तो उनके पास इतने ज़्यादा लोग हैं तो ऑब्वियस है मेजोरिटी उनके पास है, तो बिल को मेजोरिटी मिल ही जाएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी जी जो है वो अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो राहुल गांधी जी के पास मेजोरिटी नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है, मेजोरिटी है बीजेपी के पास, तो वो चाहेगी कि अगर बिल पास हो तो हो जाएगा, वो चाहेगी ना हो तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राहुल गांधी जी का अगर बिल पास नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इनके पास मेजोरिटी नहीं है। लेकिन मोदी जी ने अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस किया है, हमें पता है कि उनके पास मेजोरिटी है, लेकिन फिर भी अगर वो बिल पास नहीं होता है तो क्या कहा जाएगा कि मोदी जी के साथ खुद उनके लोग ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सरकार है वो गिर सकती है। तो यहाँ पर अगर हम डिटेल देखते हैं तो जितने भी एमपी होते हैं अदर देन मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर्स के अलावा वो एमपी रहना ज़रूरी है, पार्लियामेंट के मेंबर रहना ज़रूरी है, तो वो जो है वो अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कहलाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। अब अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, वो पास नहीं होता है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पार्लियामेंट्री जो भी कॉन्फिडेंस होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट जो है उसे रेसिग्नेशन नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बिल कोई होता है, मतलब गवर्नमेंट में जो है मिनिस्टर ने अगर कोई बिल लाया है, अगर वो पास नहीं होता है तो वहाँ पर रेसिग्नेशन देना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। और अगर राहुल गांधी जी को बिल इंट्रोड्यूस करना है प्राइवेट मेंबर बिल एट प्रेजेंट, तो 1 मंथ का नोटिस पीरियड लगेगा, 1 महीना पहले बताना पड़ेगा कि मुझे बिल इंट्रोड्यूस करना है। और सेकेंड हाफ जो होता है हर फ्राइडे का, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल के लिए डिबेट करने के लिए रखा गया है। लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स चलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर। अभी तक अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल जो है पास हुए हैं। अब देखिए, राहुल गांधी जी अगर बहुत अच्छा कोई बिल लेकर आते हैं, वो कमाल का होगा, मतलब एक्चुअल में वो बिल की ज़रूरत होगी, लेकिन फिर भी सरकार क्या देखेगी कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो नाम किसका होगा, नाम होगा राहुल गांधी जी का। मतलब लोग सोचेंगे कि नहीं, राहुल गांधी जी ने अच्छी तरीके का बिल लाया है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए मोस्टली क्या होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास नहीं होता है। और अगर ये बिल बहुत ही अच्छा है तो क्या होगा, सरकार ये बिल तो खारिज कर देगी, ये बिल पास नहीं होने देगी, और फिर सरकार क्या करेगी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसी तरीके का बिल फिर से इंट्रोड्यूस कर देगी उनके नाम पर। इसीलिए अब तक अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल जो है पास हुए हैं अभी तक की हिस्ट्री में, और लास्ट जो पास हुआ था वो हुआ था 1970 में। और 2014 में अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा में राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल ये पास हुआ था, और ये फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल था जो अपर हाउस में पास हुआ था 47 ईयर्स में। अब 15th लोकसभा में अगर हम देखते हैं तो 372 प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 11 पर डिस्कशन जो है हो पाया था। मतलब 96% ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं वो उस पर डिबेट हुए बिना ही वो लैप्स हो जाते हैं, मतलब उस पर डिबेट ही नहीं होती, उस पर चर्चा ही नहीं होती है। इसलिए जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है जो उससे पास नहीं होते, पहला है कि वो पास ही नहीं हो पाते हैं, उन्हें पैसेज नहीं मिल पाता है, और दूसरा है कि उस पर डिबेट ही नहीं हो पाती है, उसे इतना महत्वपूर्ण समझा नहीं जाता है। तो इसके जो व्यूज़ का टारगेट है वो हम रखते हैं 10,000। अगर ये 10,000 क्रॉस करता है तो इसके जो पार्ट्स है वो कंटिन्यूसली आते रहेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो मैं आपके सामने सीरीज़ ला रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और पॉलिटी के 20-25 क्वेश्चन जितने भी आते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। मतलब आपको ये सीरीज़ 50 मार्क्स दिला सकती है। तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।